टेस्ट ट्यूब बेबी था और काफ़ी अरसों के बाद माँ बाप को मिला था। नॉर्मली डिलीवर होने के बाद बच्चे के ब्रेन में बहुत बड़ा हेमरेज हो गया। बच्चा काफ़ी सिक था और शहर के एक बड़े जाने माने अस्पताल में था, भर्ती था। काफ़ी बुरे कंडीशन में था, जनरल कंडीशन काफ़ी पुअर था, सर्वाइवल का चांसेस काफ़ी लेस था। उसके फादर ने हमें अप्रोच किया कि सर ऐसा ऐसा है, हमारा बच्चे उनके ब्रेन में बहुत बड़ा ब्लीड है, डॉक्टर साहब ने बताया है इसको बाहर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। हम लोग बोले हम लोग ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में इसको ऑपरेट करेंगे, आप हमारे पास लेके आएँ। उनके फादर ने बच्चे को ले करके हमारे पास शिफ्ट किया। बच्चा जब हमारे पास पहुंचा तो वो 13 दिन का था। काफ़ी बड़ा ब्लीड था और ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ था, जिसको हम लोग हाइड्रोकेफलस बोलते हैं। हमारी टीम ने एनालिसिस किया, पूरा उसको सोचा विचारा कैसे क्या करना है। उसमें हमारे डॉक्टर उमेश थे, डॉक्टर अन्वेषा थी। हम लोग सर्जरी के लिए फर्दर प्लान किए और तुरंत उसको ऑपरेट किए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इलेक्टिव सर्जरी है, हम 1-2 दिन डिसाइड करते फिर ऑपरेट करते, बच्चे की जान चली जाती। तो हम लोग अर्जेंट बेसिस पर एज अ इमरजेंसी सर्जरी, लाइफ सेविंग सर्जरी बच्चे को ऑपरेट किए और ऑपरेट करके बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किए। बच्चा वेंटिलेटर पे रहा और ग्रेजुअली अगले दिन से जो बच्चा पूरी तरह से आप समझेंगे कोमाटोस था, डीप कोमा में था बच्चा। अगले दिन से हाथ पांव हिलाने लग गया और काफ़ी अच्छे संकेत हम लोग को देने लगा। हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे और पूरी तरह से देखभाल कर रहे थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे डे 3, डे 4 में बच्चा वेंटिलेटर से बाहर हो गया और आँख वाँख खुलने लगा, हाथ पांव हिलाने लगा, एक एक्टिव बेबी की तरह दिखने लगा। जैसे एक नॉर्मल 12-13 दिन का चाइल्ड एक्टिव होता है, उसी तरह से हाथ पांव हिलाने लगा। ग्रेजुअली फीड जो है खाना पीना को टॉलरेट करने लगा और करीबन 10-15 दिन रहने के बाद हमारे हॉस्पिटल से बहुत ही हेल्दी स्टेट में, बहुत ही हंसते खेलते हुए डिस्चार्ज होकर घर चला गया है। और क्या एक सलाह दे रहे थे कि कोई भी पहले ब्रह्मानंद से एक बार सलाह जरूर लें, विजिट करें, क्या बोलना? मैं इस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ कि बच्चे के नतीजा पॉइंट से, सर्जरी पॉइंट से बहुत ही चैलेंजिंग था। और मैं हर आदमी को कहता हूँ कि अगर कोई ख़राब केस, चाहे कुछ भी सीरियस केसेस हैं जो कहीं ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ब्रह्मानंद में आकर जरूर सलाह लें और शायद हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। मैडम, एक महिला डॉक्टर होने के नाते बच्चे को किस तरह से केयर किए, इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ तो किस तरह से? मतलब जो भी है बच्चा प्रेशियस था, बच्चा एक एक्चुअली प्रेशियस चाइल्ड था। मम्मी पापा को 13 साल के बाद हुआ था थ्रू IVF। सो डेफिनेटली उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था। एंड आई थिंक इट वाज अ टीम वर्क, सब लोग मिलके काम किए, सिस्टर लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड वी आर जस्ट हैप्पी कि हम लोग बच्चे को वापस दे पाए पेरेंट्स को आफ्टर 15 डेज ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। डॉक्टर उमेश ने जैसे बताया कि ऐसे यूनिक केसेस हम करते रहते हैं, बट आने वाले समय में हम ऐसे यूनिक केसेस को हाईलाइट करेंगे ताकि सोसाइटी में भी अवेयरनेस फैले। और डेफिनेटली ये एक टीम वर्क था, जो टीम मेन यहाँ जो बैठे हुए हैं साथ में, इसके अलावा जो नर्सिंग और जो हमारे प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो है NABH और नर्सिंग एक्सेलेंस जो एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, तो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इन्फेक्शन से बचा के सबको एक अच्छी रिकवरी देना, एक सभी का एक टीम वर्क होता है। तो इससे डेफिनेटली सारे हॉस्पिटल का टीम मेंबर्स का मोराल तो बूस्ट होता ही है। ये भी कंसर्न था उनका कि इतना प्रोसेस है, इतना लेंथ ऑफ स्टे है, हम लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, बिकॉज मेडिसिन का भी कॉस्ट है। वी कुड नॉट अचीव अ चैनल, तो एक सेंट्रल लाइन डालना पड़ा था। सो एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, दिस इज अ हार्श ट्रूथ। बट लकीली इट वाज कवर्ड बिकॉज हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं एंड वी एक्सेप्ट द स्कीम्स। आई थिंक आवर फैसिलिटी डायरेक्टर मिस्टर विनीत विल बी एबल टू गाइड यू बेटर ऑन दिस। जो बच्चा नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी मतलब नीचे के रास्ते से नॉर्मली हो जाए, उसमें न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो पूरे 9 महीने में हो, अस्पताल में हो, नीचे के रास्ते से हो जाए, बिना किसी औजार को लगाए हुए। अगर वजाइनल डिलीवरी हो, उसमें भी अगर हम लोग औजार जो कि वेंटूज हो, चाहे फोर्सेप्स हो, चाहे वैक्यूम लगाते हैं, तो उन सब केसेस में, उन सब बच्चों में ब्रेन हेमरेज का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो सिजेरियन सेक्शन जो होता है, उसमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है और औजार वाले बच्चे में रिस्क ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। और जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, प्री मैच्योर बेबी मतलब माँ को अगर कॉन्ट्रैक्शंस हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, 7 महीने का हो, 7.5 महीने का हो, उन सब बच्चे में ये इस टाइप का ब्लीड होता है, क्योंकि ब्रेन उस समय पूरा डेवलप नहीं होता है। उस तरह की ब्लीड को हम लोग GMH बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में, जिसको बोलते हैं जर्माइनल मैट्रिक्स हेमरेज।
9 महीने के बच्चे में चांसेस कम रहता है, तभी होता है जब किसी तरह का डिलीवरी के लिए कोई अटेम्प्ट किया जाए या वजाइनल डिलीवरी को असिस्ट किया जाए, चाहे वो फोर्सेप्स लगाया गया हो, चाहे आजकल आप सुने होंगे वैक्यूम डिलीवरी होता है, चाहे वेंटूस डिलीवरी होता है, इन सब केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सर ये जो फोर्सिप लगाया जाता है वजाइनल से या शुरू किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डैमेज होने का जो सवाल आता है तो ठीक तरह से नहीं किया जा रहा, तभी तो ऐसा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये गलत है। देखिए, कोई अगर माँ कॉन्ट्रैक्शंस में है, बच्चा डिलीवरी के कगार पे है, लेकिन उतना कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ पा रहा है जिससे वो बच्चा डिलीवर हो जाए, तो प्राइमरी टारगेट जो ऑब्स्टेट्रिशियन का होता है कि पहले बच्चे को निकाला जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चा जल्दी सांस लेगा तभी, क्योंकि अगर बच्चा जितना लेट सांस लेगा उतना ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, और अगर जो कॉन्ट्रैक्शंस का जो पीरियड है वो बीच में रुक जाए तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल डिलीवरी कराने के लिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये फोर्सेप्स लगाते हैं। हाँ, ये इसका एक परिणाम है कि किसी बच्चे में फोर्सेप्स लगाने से या वैक्यूम लगाने से ब्रेन में ब्लीड हो जाता है, लेकिन